प्रणाम दोस्तों। मैं सखा। तो आज बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ और बहुत अच्छे मूड में आया हूँ और बहुत अच्छे संदेश देने आया हूँ और साथ साथ कुछ जानकारियाँ जो थोड़ी किन्हीं लोगों को दुख दे सकती हैं और किन्हीं को मजा भी दे सकती हैं, क्योंकि ऐसी कोई घटना जीवन में नहीं होती जिससे कुछ लोग मजा ना लेते हों और कुछ लोग जो हैं दुखी ना होते हों। तो अब ये पक्ष में कौन क्या है, किस पक्ष में बैठेगा वो अलग बात है। बात थोड़ी सी गहरी है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो सीधे सीधे नहीं समझी जा सकती। उसके लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा कुछ चीज़ों को समझने के लिए। तो कहानी शुरू होती है 1991 से, 1991 से शुरू होती है जो कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि 1991 में एक लड़का जिसका नाम शशांक होता है, वो कहीं ना कहीं दुनिया से थोड़ा सा अगेंस्ट होने लगता है। उसे उस दौर में दिखने लग जाता है रिश्तों में मकारियां, चापलूसियां, एक दूसरे को नीचा दिखाना, मैनिपुलेशंस, ये सारी चीजें उसको दिखने लग जाती 1991 में। जब वो दिखने लग जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी एक धीरे धीरे विद्रोह में और समाज से कटने के लिए काम शुरू करती है। इसका परिणाम आता है 1997 में, जब शशांक ये डिसाइड करता है कि अब उसको जो है एक इस ढंग से जीवन को जीना है कि जिसमें अपनी आत्मा की आवाज सुनी जाए। और जब आत्मा की आवाज की बात आती है, आत्मा शब्द आते ही धर्म और धारणाएं आ जाती हैं, तो एक तरीके से कह लो कि सन्यास का रास्ता चुन लेता है। सन्यास का रास्ता जब चुनता है तो एक चीज का संकल्प लेता है, और वो संकल्प होता है कि जब पर्दा नहीं कोई खुदा का, बंदों से पर्दा करना क्या। और ये संकल्प का ही एक हिस्सा है तो आज हम आपको अपनी जिंदगी की कुछ चीजें पर्दे उतार के बताने वाले हैं। और बहुत मेरे ऐसे वीडियो हैं जिसमें मैंने अपनी जिंदगी की वो कड़वी सच्चाइयां बोली हैं जिनको सामान्य लोग छुपाना पसंद करते हैं। सामान्य जब कह रहा हूं तो इसका अर्थ नहीं है कि मैं कोई बहुत महान हूं। हो सकता है मैं सामान्य हूं, वो सब महान हो, तो इसलिए आप मुझे भी सामान्य की श्रेणी में रख सकते हैं। और सच बात तो यह है कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को खोल के रख रहा है वो सामान्य ही होगा। तो मैं अति सामान्य में आ जाता हूँ, पिछड़ा वर्ग में, मतलब मैं आ जाता हूँ। तो होता है ना एक महान, सामान्य, एक पिछड़ा वर्ग। सामान्य का पिछड़ा वर्ग जो होता है मैं उसमें आ जाता हूँ, तो आप मुझे पिछड़े वर्ग में रख सकते हैं। ये वो वाला नहीं है जो आरक्षण मांगने जाता हो, लेकिन ये समाज में सबसे पिछड़ा वर्ग कहा जा सकता है। तो वो इस तरीके का अपने जीवन को बेपर्दा करने का एक संकल्प लेता है। आज आपके जीवन में जितने प्रकार के दुख हैं, जितने प्रकार की खुशियां हैं, उनमें से 95% खुशियां या दुख, उसका कारण आपका परिवार। लेकिन अगर तुलना की जाए सुखों की और दुखों की, तो मैं समझता हूं कि इसमें दुखों की संख्या अधिक होगी, सुखों की बहुत कम। और यही जो पारिवारिक परिस्थितियों में आदमी दुख झेलता है, यही आगे चल के समाज के बड़े दुखों का हिस्सा बनते हैं। वही समाज के दुख और बड़े होते हैं तो देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में हिंसा का कारण भी बनते हैं। मैं कई बार एक चीज कहता हूं और जिसको समझे जाने के लिए थोड़ा सा आपको बुद्धि हल्की करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं एक बार एक देश ने परमाणु बम बनाया। अब इसकी कहानी है कि परमाणु बम जब बना
तो शुरुआत कहाँ से हुई? तो उसने कहा कि एक बार खेत में बैठे हुए एक आदमी ने दूसरे दोस्त को आंख दिखाई। आंख दिखाई तो दूसरे दोस्त ने उसको गाली सुनाई। जब उसने गाली सुनाई तो सामने जिसने आंख दिखाई उसने डंडा उठाया। जब उसने डंडा उठाया तो सामने वाले ने चाकू निकाल लिया। सामने वाले ने जब चाकू निकाला, दूसरा तमंचा लेने अपने घर भागा। तमंचा लेने जब अपने घर भागा तो फिर तो सामने वाले ने अपने उन दोस्तों को बुलाया जिनके पास बंदूक थी। जिनके पास बंदूक थी उनसे लड़ने के लिए दूसरा व्यक्ति जो है वो डकैतों के पास चला गया जिनके पास स्टेन गन थी। जब स्टेन गन आई तो सामने वाले ने कहा कि हमारे एक जानने वाले सेना में हैं, तो हम जो है रॉकेट लॉन्चर ले आते हैं। तो रॉकेट लॉन्चर जब लेके आए तो सामने वाला एक ब्रिगेडियर जुड़ा हुआ था, उसने कहा देखो बात अब लंबी पहुंच गई है, मैं तोप ले आता हूँ। वो तोप लेके आया तो सामने वाला फिर धीरे धीरे मिसाइल से बढ़ते हुए कहानी जो है वो परमाणु बम तक पहुंच गई। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई आंख से। ये आंख दिखाना क्यों होता है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो भी समझेंगे। अब कहानी चलती है मेरी जिंदगी की ओर, आज की घटना की ओर, सखा परिवार की ओर और ये सब चीजें। देखो, मैं अपनी जिंदगी को पूरा खोल के इसलिए रखता हूँ, पूरी जिंदगी का वृत्तांत इसलिए देता हूँ कि बहुत से लोग होंगे जो मेरी तरीके की परिस्थितियों में चलने की सोचते होंगे। मेरी एक आदत है कि जहां तक मैं हो सके लोगों को ये बताता हूं कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है किस चीज से। अब उस चीज तक पहुंचने के लिए अगर आप उस रास्ते से जाओगे तो वहां पहुंच जाओगे। हर समय आपकी जिंदगी में दो रास्ते आते हैं। जैसे आज हमारे पास दो रास्ते हैं, उनमें से एक में हम चलेंगे, कहाँ पहुंचेंगे वो भी मैं जानता हूँ, दूसरे पे चलूंगा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा वो भी मैं जानता हूँ। तो कहानी जब शुरू हुई कि वो शशांक ने ये मन बनाया कि अपने तरीके से वो आत्मा को जिए, अपनी आत्मा की आवाज सुने, एक सच्चा होके जिए। तो सच्चा होके जीने के लिए सबसे पहले एक आवरण, एक वस्त्र उतारना जरूरी होता है, जिसको हम कहते हैं व्यवहारिक राजनीति। मैं समझता हूं इस व्यवहारिक राजनीति से आज की तारीख में कोई भी बचा हुआ नहीं है। घर घर में राजनीति चल रही है, बाप बेटे में राजनीति चल रही है, पति पत्नी में राजनीति चल रही है, दोस्त यार में राजनीति चल रही है, हर जगह हर संबंध में राजनीति चल रही है। और ये राजनीति इंसान के खून में इतनी रच बस गई है कि आप इसको जगह जगह महसूस कर सकते हैं, जगह जगह। और मैं समझता हूं कि इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब उस राजनीति को मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन जब मैं आत्मा की सुन के जीने निकला तो अब जीना तो है जीना इसी समाज में है। तो देखो, एक तरफ तो आत्मा होती है, दूसरी तरफ आदमी के स्वभाव होते हैं। तो या तो आप स्वभाव के तहत चलिए, या आप समाज में जिस तरीके से मैनिपुलेशन चलते हैं उसके तहत चलिए। और कैसे भी चलिए, चाहे आप सन्यासी होके चलिए, चाहे आप संसारी होके चलिए, आपको भूख की जरूरत पड़ेगी, खाने की जरूरत पड़ेगी, आपको नींद चाहिए होगी, और कुछ छोटी छोटी सुरक्षाएं हैं जो सबको जरूरत होती है। भले ही कोई फकीर झोपड़ी बनाकर सुरक्षा को लेता हो, या कोई सामाजिक व्यक्ति कोठी बनाए, या सरकारें बहुत बड़े बड़े जेल बना के और महल बना के लेती हूँ, सीमा सुरक्षा बल लगा के लेती हूँ। लेकिन सन्यासी से लेके और देश के राष्ट्रपति तक को सुरक्षा चाहिए होती है। और ये कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि जब हम बात करते हैं आत्मा के खिलने की, तो आत्मा का खिलना कोई ऐसी चीज नहीं है
कि जिसे आप कहें कि बस मेरे अंदर जो आ रहा मौज में वो मैं करूंगा, इसे मौज में करने से आप आत्मा नहीं खेलती। आत्मा खेलती है, हमें परमात्मा ने जो शरीर दिया, हमें परमात्मा ने उसके अंदर जो बुद्धि दी, हमें हमारे परमात्मा ने जो भी चीज दी है, उसका कैसा उपयोग करके हम अपने कैसे जीवन का निर्माण करते हैं, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। राम राज्य का निर्माण करते हैं, बुद्ध अप्पा दीपा भव का निर्माण करते हैं अपने तरीके के। जिन्होंने भी बहुत महान लोग कह लो, हिटलर जो है वो अपने तरीके की सेना का निर्माण करता है, कोई अडानी कोई अंबानी कंपनियां खड़ी करता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से उस जीवन की रक्षा के लिए और उस रक्षा के बीच में अपने को ईमानदारी से जीने के लिए एक प्रयास करते हैं। मैं भी उससे अछूता नहीं था। बहुत साल तक उन संघर्षों में मैंने अपनी ईमानदारी के साथ अपनी बातें लोगों के बीच कही। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब संन्यास की दिशा में आता है तो शुरू में वो बिल्कुल ईमानदारी सोचता है, मैं दिखाऊंगा और रहूंगा, लेकिन धीरे धीरे उसे दुनिया की कई हकीकतें पता लगती और यहाँ पे उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि चलना भी सबके बीच है और कहीं ना कहीं अपने को ईमानदार बना के चलना। अब इसका संघर्ष है। संघर्ष ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करे तो उसे अपने मालिक की सुननी पड़ती है, और कोई व्यक्ति जो है वो बिजनेस करे तो उसे अपने ग्राहक की सुननी पड़ती है। कोई व्यक्ति नेतागिरी करे तो उसे अपने चमचों का ख्याल रखना पड़ता है, और कोई व्यक्ति चमचा हो जाए तो उसे अपने नेता का ख्याल रखना पड़ता है। ये सदा चलता है, इससे आप मुक्त नहीं हो सकते। यही सारी परिस्थितियां मेरे जीवन में भी थी। और जब हम जीवन कहते हैं और संसार की बात करते हैं तो उसमें एक तरफ समाज आता है, एक तरफ परिवार आता है, एक तरफ कानून आता है, एक तरफ नियम और ये सब चीजें आती हैं, और उसके बाद आपके शरीर की जरूरतें, आपके शरीर की दिक्कतें और उनकी रक्षा के लिए जो उपकरण और चीजें चाहिए होती वो ये आती ही आती। किसी में कम आती हैं, किसी में ज्यादा आती हैं। कोई केवल कटोरा लेके डायजनीज हो जाता है, वही उसकी संपत्ति होती है, और कोई बहुत बड़ी एम्पायर खड़ा कर लेता है और उसकी रक्षा में लगता है। अंतर नहीं है, मैं अंतर नहीं मानता, लेकिन एक चीज फिर भी कहूंगा, बहुत से लोग सब कुछ करते हुए भी उसमें से अपनी आत्मा को बचा के रखते हैं और एक यात्रा कर जाते हैं। बुद्ध सब कुछ होने के बावजूद अपनी यात्रा के लिए एक संघ का निर्माण करते हैं और इनके बीच में सुरक्षित अपने आप को करके अपने संदेश के साथ अपनी आत्मा को बचाते हुए जीते हैं। उनका अपना ढंग है, और वो अपने ढंग की एक तरीके की पॉलिटिक्स भी कही जाएगी। ओशो भी ऐसा करते हैं, नानक, कबीर, दादू, मोहम्मद कोड़ा उठा लेते हैं, तलवार उठा लेते हैं। राम को जंगल में अपने तरीके से युद्ध करने पड़ते हैं। तो हर तरीके के व्यक्ति को, चाहे वो किसी तरीके की शैली का हो, उसे अपने डिफेंस के लिए चीजें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये जीवन अटैक और डिफेंस का खेल है। फिर वही बात आ जाती है कि जब मैंने ये जीना शुरू किया तो शुरुआत में मैं अपने सत्य को ही सबसे बड़ी ताकत समझता था, और मैं सत्य ही बोलता था, और मेरा शहर, मेरे लोग जानते हैं कि मेरे साथ वहां क्या क्या बीती। लोग नहीं समझे, पीड़ा से गुजरा, परिवार छूटा, बच्चे छूटे, सभी तरीके की चीजें छूटी, घर छूटा, और जब घर से निकला था तो 1 रुपया भी पास में नहीं था। जीवन जीना था, संघर्ष करने थे, आत्मा बचानी थी, क्योंकि केवल खाना पीना ही उद्देश्य तो नहीं था ना। मूल उद्देश्य तो हमारा बदल गया था, मूल उद्देश्य तो आत्मा हो गई थी, जो आज भी है। तो मूल उद्देश्य बदल गया था और जीवन की जरूरतें और सब चीजें करनी थी। तो हर व्यक्ति
इस समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए अपने तरीके से काम करता है। कुछ लोग कटोरा उठा के भीख मांगना पसंद करते हैं, कुछ लोग किन्हीं आश्रमों में शरण लेना, कुछ लोग जो हैं वो अपने तरीके के और काम कर लेते हैं। मैंने कोशिश की, लेकिन मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा। भीख तो कभी मांगी नहीं। संघर्ष की एक शैली थी, वो हमारे अपने ढंग की थी, लेकिन मेरा मानना है कि सही मानों में किसी व्यक्ति की रिचनेस 2-3 बातों से पैदा होती है। पहली बात पैदा होती है कि उसको धन कमाने के लिए अपने आप को किसी का गुलाम न बनाना पड़ता। दूसरी उसकी रिचनेस पैदा होती है कि उसके पास समय अधिकतम हो अपने आप को जीने के लिए, अपने उन चीजों को जीने के लिए जो वो करना चाहता है। उसके पास समय की पाबंदियां नहीं होनी चाहिए, समय की गुलामियां नहीं होनी चाहिए। ये मैं दूसरी बहुत बड़ी आजादी मानता हूँ। और तीसरी चीज होती है कि किसी भी व्यक्ति को इस समझ के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए कि वो अपने आसपास जो है इस तरीके के माहौल का, परिवार का निर्माण कर सके कि जहां पे उसे कम शब्दों में ज्यादा सहयोग मिले। अब कम शब्दों में, यहाँ बिल्कुल चुप्पी से नहीं हो सकता, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिले। तो इन सब चीजों के तहत चलते चलते हमारी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पे आई जहां पे हमें इन सब चीजों के लिए एक चीज ऐसी लगी कि अब वक्त आ गया है। कहीं ना कहीं बुद्ध की तरह मैं संघ नहीं बना सकता था। कहीं ना कहीं कम्युनिज्म के अपने नुकसान थे, कम्युनिज्म की अपनी बहुत सी कमियां थी जो ऑलरेडी उजागर है, जिसकी वजह से कम्यून सक्सेस नहीं होते। तो मैंने एक सखा परिवार का एक छोटा सा निर्माण किया, संकल्प लिया। कुछ लोग थे, हमने कहा चलो सखा परिवार शुरू करते हैं। वैसे तो ये सन 2000 में ही था, जब मैं अपने शहर शाहजहांपुर में रहता था, तभी कुछ लोग मेरे साथ रहने लगे थे, लेकिन वो पूर्णता मेरे साथ नहीं थे। लेकिन जब हमने इसको 2017-18 में शुरू किया तो हमारे पास हमें फिर यही था कि जो लोग अपना घर बार त्याग के हमारे पास आते हैं वो रह सकते हैं, और हम बिना खून के रिश्तों का एक परिवार बनाएंगे जो अपने तरीके से एक आध्यात्मिक यात्रा भी करेगा। और उसकी खूबी ये होनी चाहिए कि कम से कम वहां पे मैनिपुलेशन, और हम आपस में कम से कम इतने सच्चे हों कि एक दूसरे से अपनी बात कह सकें और एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस जीवन की नैया को अंत में वहां तक पहुंचाएं जहां पे शारीरिक रूप से मृत्यु और मन के तल पे मृत्यु, जिसे कि मोक्ष कहा गया, वो हमें उपलब्ध होता है। तो इसलिए ये सखा परिवार का निर्माण हुआ। जब निर्माण हुआ तो आरंभिक दौर में जो बातें मैंने कहता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा समय हमारे पास हो, पैसे के लिए कम से कम गुलामी हमारे पास हो लोगों की, ये एक सबसे मुश्किल चीज था। आप सब जानते हैं अपने परिवार में रहते हुए कि आज के दौर में पैसा कमाना सबसे मुश्किल चीज है। पूरा पूरा परिवार मिलके भी आज इतना पैसे नहीं कमा पा रहे कि वो अपने उन चीजों को जी सके जिनको वो जीना चाहते हैं। और यहाँ तो सखा परिवार में वो लोग सब इकट्ठे हो रहे थे जो कि अलग अलग परिवारों से आए हुए, आजादी की सोच लिए, पूर्ण विकसित नहीं, अर्ध विकसित, और सबको मैं गले लगा लेता था। और एक छोटा सा नियम बनाया था कि जब तक आप सगा परिवार में हैं और जब तक मैं जीवित हूं, आपको धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपके जीवन की जो भी जरूरतें हैं वो पूरा मैं करूंगा, चाहे कैसे भी करूं। क्योंकि मैं कम से कम समझ के रूप में इतने दिनों में इतना अपने आप को विकसित कर चुका था कि मुझे समझ में आ गया था कि धन को सरलता के साथ अपनी आत्मा को मारे बगैर कैसे कमाया जा सकता है। और यही आप लोगों के लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है कि सखा यार कैसे करके मैनेज करते हैं, सब कैसे करके सब मैनेज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ट्रिकी, कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड भी, और कुछ कहीं ना कहीं
मेरी अपनी समझ जो मैंने समाज में ली उसको रहते विकसित की। तो जब मैंने ये नियम बनाया कि सखा परिवार में सब इस तरीके से रहेंगे, तो इस नियम को बनाने में ऐसा कोई नहीं था कि और चीजों को नियम में ढाला गया। सिर्फ नियम एक ही रखा गया, यार ईमानदारी से रहो, शांति से रहो, आध्यात्मिक तरीके से रहो, एक दूसरे को कोऑपरेट करो और अपनी अपने जीवन की जर्नी करो। साथ साथ ये भी था कि अगर कोई कभी जाना चाहे तो वो जा सकता है, अपनी आसानी से जा सकता है। लेकिन एक बड़ा अच्छा सा शेर है, वो कहते हैं कि एक फिल्म के किसी गाने में कहा गया कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना। तो ये कहते हैं कि जिस चीज को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता, उसे एक बहुत अच्छे ढंग से सलीके से खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि सामाजिक व्यक्ति आगे बढ़ के दोस्त हो सकता है। एक दोस्त अगर और आगे बढ़ जाए तो प्रेमी हो सकता है। लेकिन गजब की बात है कि दोस्ती ऊपर बढ़ के प्रेम तक तो जा सकती है, लेकिन अगर प्रेम नीचे गिर जाए तो दोस्ती भी नहीं बचता। ये बड़ी खूबी कि दोस्ती उठ के तो प्रेम तक जा सकती है, लेकिन प्रेम गिरने के बाद दोस्ती के लायक भी नहीं रह जाता। तो ये जो बात है शेर कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जिन व्यक्तियों में इतनी समझ होती है वो छोड़ते ही नहीं। अगर इतनी समझ है तो छोड़ेंगे क्यों, फिर तो जिएंगे। लेकिन जहां इतनी समझ नहीं होती वहां छोड़ना ही पड़ता है, और छोड़ना कहीं ना कहीं एक हिंसा का, एक वेनेमस का, एक कहीं ना कहीं दूसरे के लिए अपमानित तरीके से दृष्टि रखने का कारण बनता है। और ये आपने देखा है कि सखा परिवार में अभी तक सैकड़ों लोग आए, रहे, गए और मुझे गालियां दी, और ये चलता आता है, चलता आया है, चलता रहेगा भविष्य में भी। और उसका रीजन ये नहीं है कि सखा परिवार में, नाम तो सखा है, मित्र, लेकिन सखा परिवार में आने वाला एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो मुझे प्रेम न करता, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। सब लोग मुझे प्रेम ही करते थे, इसलिए आए। और इसीलिए जब वो प्रेम गिरा तो दोस्ती भी नहीं बचा। तो दोस्ती भी नहीं बचा। जितने भी लोग यहां से जा चुके हैं उनसे कभी मेरी कोई बात नहीं हुई। कुछ लोग हैं जो बहुत सहजता से गए और सहजता से आए, उनमें 2-3 नाम हम कह सकते हैं। एक जिसमें जिजित का नाम आता है और एक इसमें नीलेश का नाम आता है। जिजित की नाम में हम एक बात रखेंगे कि जिजित ने कभी भी किसी तरीके का जाने के बाद मेरी खिलाफत नहीं की, जबकि नीलेश ने एक बार ऐसा किया। नीलेश ने किया, लेकिन कोई बात नहीं, परिस्थितिगत था। मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो मुझे गाली दे रहा है उसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि जिस प्रकार मैं समाज में रहते हुए घर परिवार से हटा और इस संघ का निर्माण करा, उसी तरीके से जो यहां से जाता है वो भी एक संघ का निर्माण करना चाहता है। और उस संघ के निर्माण करने में सबसे ज्यादा उसको एक ही चीज सहयोग करती है, और वो होती है मुझे गालियां देना। क्योंकि जब यहां रहता है तो उसके लिए एक छोटा सा दुनिया बन जाती है जो कि उसकी होती है, और उस दुनिया में ही वो अपना फेस वैल्यू रखता है। तो वो सोचता है उन्हीं में से कुछ लोग उसे मिल जाएं जो उसके लिए एक संघ का काम करें, क्योंकि सर्वाइवल की एक टेक्निक है कि आपको कुछ लोग चाहिए होते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कहा जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मनुष्य एक सर्वाइवल की एक ऐसी टेक्निक को जीता है जिसमें उसे दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो जब सखा परिवार का निर्माण हुआ जो कि लगातार उसमें कभी ज्यादा लोग हुए, 50-60 भी हो गए, कभी 2-4 भी बचे, और कभी कभी हम और दिव्या ही बचे। फिर उसके बाद फिर हो जाते थे, मतलब ऐसा समझो रानी मक्खी में जहां बैठा वहीं थोड़े से मधुमक्खी का छत्ता लगा,
कभी इतना बड़ा था किसी ने डंडा मार दिया तो मक्खियां उड़ गई, कभी इतना बड़ा होता था मारी तो बिन बिना के भाग खड़ी हुई। कुल मिला के रानी मक्खी जहां बैठ जाती थी वहां फिर वो छत्ता बनना शुरू हो जाता था। और मैं रानी मक्खी, तो रानी मक्खी को अच्छाइयां बुराइयां झेलनी पड़ती। लेकिन दोस्तों जीवन का एक और सत्य है और उस सत्य से कम लोग परिचित हैं, क्योंकि वो सत्य जिसको नजर आता है उसके लिए जीवन नजर आना बंद हो जाता है, और वो सत्य है मृत्यु। जिस व्यक्ति को मृत्यु के बारे में एहसास नहीं होता गहरा, वो व्यक्ति केवल जीवन की तरफ ही देखता रहता है और जीवन में ही सब चीजें इकट्ठी करना ही उसका उद्देश्य हो जाता है। क्योंकि अगर जीवन है तो हमें जरूरतें हैं तो फिर हमें चीजों को एकत्र करना है। कहते हैं जो मौत को जान लेता है वो त्यागियों की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो त्याग लेता है, वो त्यागता है, छोड़ता है, क्योंकि मृत्यु छोड़ती है, वो शरीर छोड़ती, मन छोड़ती, लेकिन जीवन पकड़ता है, रिश्ते पकड़ता है, वस्तुएं पकड़ता है, अहंकार पकड़ता है, कार्य पकड़ता है, वो उन चीजों को पकड़ता है क्योंकि उसे लगता है जीवन है। लेकिन मुझे मृत्यु का बहुत पहले से आभास। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कल मरने वाला, इतनी जल्दी आप लोगों को पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो बात यह है कि हिंदू धर्म की कुछ बातें मैं बहुत अच्छे से जीवन में महसूस करता हूँ, जिसमें वो 4 वर्णों का जो जिक्र है, जिसमें पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वामप्रस्थ और चौथा संन्यास्त। तो कहीं ना कहीं ये बहुत टेक्निकल बात है, इस पे बहुत वीडियो बोला हुआ हूँ और मैं ये भी नहीं कह सकता ध्रुव राठी की तरह मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप सब जाके उसको देख लेना, क्योंकि साला मुझे याद ही नहीं है वह डाला कहाँ था। अब ये गाली दे रहा हूँ ना, ये बेटा तुम लोग जब अपने किसी उसमें डालना तो बीप कर देना। पर्सनली मैंने इस पे डाली हुई है, तो उसके लिए कोई चाहे मुझ पर केस कर सकता है, तो ये चलेगा मामला। तो कुल मिला के मुझे याद भी नहीं है कहाँ कितना कह चुका हूँ, तो वीडियो पड़े हुए हैं, तो मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कि वो रिकॉर्ड रखूँ एक बना के कि कौन से वीडियो में क्या बोला था, ताकि कभी लोगों को लिंक भेजे जा सकें। वो मैं नहीं करता, जानता हूं कि ऐसा लोग करते, मैं नहीं करता। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है वो मैं ये बहुत पहले से एहसास करने लगा कि अब एक मेरा वक्त आ गया है कि सखा परिवार, जो कि कंसेप्ट बहुत प्यारा है, और जिस तरीके से समाज में अगर आप एक एवोल्यूशन की एक थ्योरी को समझें, तो एक जमाना ऐसा था कि आदमी जानवर था, फिर जानवर से धीरे धीरे वो बंदर से ग्रो हुई, वो खड़ा हुआ, उसने जो है आग का आविष्कार किया, धीरे धीरे समाज बना, धीरे धीरे भीड़ के साथ रहने लगा, फिर संगठन बने, फिर संगठन इकट्ठे जो हैं वो काम करते थे, फिर सुरक्षा के लिए उन्हें जो है कबीले बनाने पड़े, फिर कबीलों में आपस में झंझट थे तो परिवार बनाने पड़े। बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ एक एवोल्यूशन की जर्नी चली है, और इस एवोल्यूशन की जर्नी में अब मनुष्य जहां आके खड़ा हो गया है वहां पे इतना व्यक्तिवादी हो गया है कि उसी से उसके जीवन के सारे दुख चल रहे हैं, जो मैंने शुरू में बात कही थी, पारिवारिक। तो इस जगत में अपने अपने तरीके से लोग खोज करते हैं कि क्या तरीके निकाले जाएं जिससे लोगों के जीवन में आनंद भरा जा सके। तो किन्हीं ने तरीके निकाले ध्यान। उन्होंने कहा कि परिवार के सब लोग हैं, अगर ध्यान करें तो सब अच्छे हो जाएंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मैं ऐसे बहुत परिवारों को जानता हूं जहां परिवार के सारे लोग ध्यान करते हैं, वहां भी वही राजनीति चलती है, क्योंकि वहां ये लड़ाई भले ही ना हो कि भाई किसने क्या अच्छा काम किया, लेकिन फिर वहां ये लड़ाई है किसने अच्छा ध्यान किया कि नहीं किया। वो लड़ाइयों के तरीके बदल जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव एक लड़ना भी है, तो वो लड़ता भी है। तो वो एक तरीका है ध्यान का तरीका। मैंने उस रास्ते पे भी चल के देखा, जाना, गड़बड़ें थी बहुत सारी, बहुत से अपने अपने तरीके लोगों ने इजाद किए, धर्म बना लिए, संगठन बना लिए, गुरु बन गए। मैंने वो सब चीजें करके देखी हैं, लेकिन
सच बताएं, ये सखा परिवार का कंसेप्ट मुझे अभी तक के जितने भी हमारे जीवन में हमने कार्य किए उसमें सबसे ज्यादा मुझे सशक्त लगता है, क्योंकि ये बड़ा यूनिक है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी अपने जीवन को जी सकें जिसको आप जानते नहीं, जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं, जो आपके खून के रिश्ते का है ही नहीं, आप उसके लिए जी सकें। ये बड़ा, आप सोच के देखो, क्या आप अपने घर में एक ऐसे व्यक्ति को निमंत्रण दे सकते हो जिसको आप जानते भी नहीं, जिसके आप कभी घर नहीं गए, जिसके आप पिता से नहीं मिले, जिसके आप माँ से नहीं मिले, और जिसके बारे में आपको ये भी पता नहीं कि इस आदमी ने हत्या करके आपके पास आया है, चोरी करके आपके पास आया है, डकैती करके आपके पास आया है, या ये सब करने के लिए आया है। अगर आप में से कोई आदमी ये कहे कि मैं ऐसे लोगों को अपने पास रखने को तैयार हूं, तो वो जरूर नीचे कमेंट्स में लिख दे। मेरे पास बहुत से लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, मैं डरता हूं उनसे, मैं उन लोगों को आपके पास भेज दूंगा, चले जाएंगे। और हाँ, एक नियम और है, वो सब कमाएंगे नहीं, आपको ही सब उनका खर्चा करना पड़ेगा, ये भी नियम है। तो ये सोच लो। तो मैंने सखा परिवार के इस कंसेप्ट को जब ये समझा कि यार ये कंसेप्ट तो प्यारा है, लेकिन अभी इसमें बहुत कमियां हैं, क्योंकि इस सखा परिवार में भाई व्यक्ति है, शरीर है, स्त्री है, पुरुष है, अपनी जरूरतें हैं, और सबसे बड़ी जरूरतें तो आप सब भी जानते हैं, सेक्स है। तो वो सब भी झंझट होते हैं। हमारे पास कई लड़के रहते हैं, तो या तो फिर वो वही होता है कि परिवार में जो महिलाएं रहती हैं उनके ही स्तन, उनके ही कूले तकने लगते हैं, तो उसमें उन महिलाओं में किसी को कूले तकना अच्छा लगता है तो वो उसकी प्रेमिका हो जाती है और एक दिन यहाँ से चली जाती है, और किसी को कूले तकना बुरा लगता है तो उस लड़के से कहा जाता है भैया कि हमें अच्छा नहीं लग रहा कि तुम ये कूले तक हो, तो या तो तुम निकल जाओ और या फिर तुम्हारी शिकायत होगी, स्वामी जी डांटेंगे। तो भाई ये सब चलता है, क्योंकि ये सब एक समाज का हिस्सा है। अब इस तरीके की बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं, कमियां हैं। तो जैसे कि एक कोई साइंटिस्ट होता है, तो जब वो कोई खोज करता है तो उसके सबसे पहले एक माइंड में थॉट आता है यार कि ये चीज की जा सकती है, लेकिन जब वो उसको खोज करने चलता है तो उसमें बहुत तरीके की चीजें आती हैं जो उसे हटानी पड़ती, और बाद में कहते हैं कि सारा कुछ हटाने के बाद जब आप कचरा हटा देते हैं तब सोना बचता है। तो सखा परिवार भी उस सोने की तरह निकले, इसके लिए बहुत तरीके के कचरे हटने की बातें समय समय पे आती रहती, और मैं आप सबके बीच इसको डालता इसलिए हूं कि भविष्य आपका है, आप संभालोगे इसको। सखा परिवार कोई ऐसा नहीं चीज है कि मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ये हर एक का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब सखा परिवार के लोगों को लोग जीते देखते हैं तो उनको जलन भी होती, जिज्ञासा भी होती। कुछ लोगों को तो ये होता है कि किसी तरीके से इनको बर्बाद किया जाए, खत्म होना चाहिए, बहुत जलाते हैं। और कुछ लोगों को मजा लेने में भी आता है, जैसे कि मैं बीच बीच में छेड़ता यार बिल्कुल सही, बर्बाद हो गया, अच्छा हो गया, अब बढ़िया हुआ। ये चलता रहता है, ये मजे हैं, हम भी खेलते हैं, हमारे भी वीडियो की लाइकिंग बढ़ जाती है, 10-20 करोड़ रुपए हमें इसका वो देखने का मोनेटाइजेशन आ जाता है, और वही सब व्यवस्था चलती है। आप भी तो समझते हो, 1000-2000 वीडियो लोग देखते हैं, 10-20 करोड़ रुपए हमें मिल जाते हैं। तो ये सब चीजें मजा देती, हम भी डालते, लेकिन मेरे डालने का उद्देश्य ये नहीं होता। मेरे सब डालने का उद्देश्य होता है कि मैं एक पूरी शैली छोड़ के जाऊं, कि जब मैं प्रयोग कर रहा था तो सामान्यतः लोग प्रयोग में करते हैं तो वो अपने कागज लिखते हैं, वो छोड़ के जाते हैं, और मैं आपके सामने अपनी जिंदगी छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए लैब कोई कमरे में नहीं है, मेरे लिए लैब मेरा खुद का जीवन है, पूरा जीवन ही मेरी लैब है जिसमें मैं कुछ शोध कर रहा हूँ। और उस शोध में सबसे ज्यादा कीमती चीज है सखा परिवार का कंसेप्ट। तो उसमें ही जब मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये एक अच्छा कंसेप्ट है जिसे मेरे मरने के बाद भी बढ़ाया जाना चाहिए, तो मुझे लगा कि अब वो वक्त आ गया है कि सखा परिवार किस तरीके से चले। इसके लिए मैं सखा परिवार के जो सदस्य हैं उनको ही कुछ चीजें सिखाना शुरू करूं। उन चीजों में कुछ चीजों का ये भी था कि किसी तरीके से मैं इन लोगों को
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकूं, तो कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। वरना तो मैं अपने तरीके से, एक व्यक्ति धन कमा रहा है और वो व्यक्ति अगर नहीं रहेगा तो सब क्रैश मार जाएगा। तो एक सिस्टम खड़ा करना था। उस सिस्टम के तहत पहला स्टेप आया और वो था सखा वेलनेस, एक बढ़िया कदम। और सखा वेलनेस ने पिछले 3 साल में कितनी तरक्की की, ये आप सबको दिख रहा है, सबको पता है। तो ये सारी चीजें जब चली, तो सखा परिवार को चलते चलते फिर एक जरूरत थी एक बड़े स्पेस की, क्योंकि हम एक छोटी सी जगह में रह रहे थे। तो वहां पे 5, 7, 10 लोगों के साथ ही प्रयोग हो सकता था। एक बड़ा प्रयोग करने की जरूरत थी। तो बड़ा प्रयोग के लिए बड़ी जगह थी और बड़ी जगह चाहिए थी। तो सोचा कि फिर ऐसे एक जगह का निर्माण करते हैं जहां ध्यान भी हो, जहां कार्य भी हो, जहां सखा परिवार भी रहे। तो उसी तरीके से वहां से एक चीज आगे निकली, सखा वेलनेस रिजॉर्ट्स, डिवाइन हीलिंग रिजॉर्ट्स। और उस चीज को निकलने में एक सबसे अच्छी खूबी ये थी कि हमने इस जगह को ज्यादा से ज्यादा इस चीज के तहत बनाया कि इसको संभालने के लिए सखा परिवार के सदस्य ही ज्यादा से ज्यादा लगे। लेकिन सखा परिवार के सदस्यों में हर एक के पास हर टैलेंट तो होता नहीं। तो भाई कहीं पे इलेक्ट्रीशियंस भी चाहिए, कहीं पे प्लम्बर भी चाहिए, वो सारी चीजें भी चाहिए होती। और उन सब लोगों का, क्योंकि वो संसार के लोग हैं, उनसे बातचीत करने के लिए संसारी ढंग ही चलता है। मैं आज आपको अपनी एक कमी बता देता हूँ, बहुत बड़ी कमी है मेरे जीवन की, उससे बड़ी कोई कमी नहीं। और वो कमी ये है कि मुझे जो है मैनिपुलेशन नहीं आता। आवाज थोड़ी सी दमदार, तो मैं अपनी बात को थोड़ी बुलंदी से रखता हूँ, जो कभी कभी किसी को क्रोध जैसा लगता है। बात बुलंदी से रखूंगा, उसे लगेगा क्रोध कर रहा है। अब ये अपनी अपनी धारणाएं बना दी है ना। ये हनुमान जी को भी तो इसीलिए बदनाम किया, जय बजरंगबली बोलते थे, और वो तो अपनी ताकत की बात बोल रहे हैं। अब उनको लोग बहुत क्रोधी है भैया, बच के रहियो। अब शनिदेव अपनी आंखें दिखा देते थे तेजी से, वो शनि बदनाम हो गए। बेचारा जो क्रोध करे बदनाम। शंकर से भी लोगों को यही डर लगता, पता नहीं कब तीसरी आंख खोल दें। लोगों को तो थोड़े थोड़े सॉफ्ट वाली चीजें चाहिए होती हैं। भगवानों से भी वो सॉफ्ट उम्मीद करते हैं। जो भगवान थोड़े से हार्ड है ना, वो लोगों को थोड़े हरते हैं। उनके मंदिर में कम भीड़ होती है, और भीड़ होती तो डर की वजह से होती, भैया नहीं चले जाओ, नहीं पता नहीं मरने के बाद मिल गए तो नरक में क्या करेंगे हमारे साथ, कौन सी पकौड़ी के रूप में हम तले जाएंगे, ये सब डर लगता है। तो यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी एक कमी थी कि जब हमारे इस सखा परिवार में कुछ काम होगा, इलेक्ट्रीशियंस आएंगे और लोग आएंगे, तो उनको मैनेज करने के लिए भी चीज चाहिए। तो उसे मैनेज करने के लिए हमने किरी को नियुक्त किया कि भाई चलो तुम इस चीज को संभालो, क्योंकि ये मेरे बस की बात है नहीं। मैं ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा धन दे सकता हूँ, लेकिन मैं मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। और लोगों को मैनिपुलेशन ही चाहिए। आपने देखा होगा आपके घर में आप प्लम्बर बुलाएं, आप टाइल्स लगाने वाला बुलाएं, कितनी बदतमीजियां करते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं। हम लोग कभी कभी बात करते हैं ना, गरीब आदमी के लिए सोचना चाहिए। वे गरीब आदमी कौन है? वो बेचारा जो मजदूरी कर रहा, वो बेचारा जो झाड़ू लगा रहा, वो बेचारा जो टाइल्स लगा रहा, वो बेचारा जो आपका मकान बना रहा, वो बेचारा जो आपकी रेता ढो रहा, बजरी ढो रहा, ईंटें लगा रहा, पानी डाल रहा, छिड़काव कर रहा, यही सब लोग ना, इन्हीं को तो आप गरीब कहते हैं। भाई आप ये तो नहीं कहते मैनेजर बैंक का जो है वो गरीब, और अंबानी जी हमारे गरीब, इनकी तो बात ही नहीं करते। आप गरीबों के नहीं लाते। लेकिन कभी सोच के देखना कि ये जो लोग होते हैं, ये लोग जब आप काम के लिए इनको अपने पास बुलाते हैं, तो ये कितनी ज्यादा झंझट करते हैं आपके साथ। तो कभी कभी इन्हीं पे गुस्सा आती कि साला ऐसा भला करने से अच्छा तो बाढ़ में नहीं करें। ये गजब की एक कंट्राडिक्शन है कि हमें गरीबों के लिए कुछ करने का मन भी होता है, और गरीबों की हरकतें देख के मन करता भैया ना ही करें इनके लिए तो वो अच्छा है, क्योंकि ये समझ ही नहीं रहे चीजों को। मैं कितने ऐसे गरीब रखे हमारे पास, ऐसे रखे जिनके मैंने कर्जे उतार दी कि तुम्हें कर्जा है। तो जैसे हमने एक बार एक हमारे आश्रम में रखा था बहुत पहले, जब हम ऋषिकेश में थे, कुक रखा। वो कुक रखा तो कुक बीच में सब बच्चे खाना बनाते थे तो कुक रख ले यार चलो, क्योंकि हमारे सखा परिवार में
जो लोग रहने आते हैं ना वो महान भी बहुत होते हैं। वो आते हैं सखा परिवार में कि आपने कहा सखा परिवार में हम आनंद से रह सकते हैं, तो आप हमें आनंद से रहने दीजिए। आप हमसे कहा कि धन नहीं कमाना है, तो हमें धन कमाने के लिए मत कहिए। और हम यहाँ आनंद की परिभाषा भी हमारी अपनी है, जब चाहेंगे काम करेंगे, जब चाहेंगे नहीं करेंगे। इनको चाहिए सब कुछ। सखा परिवार में जितने भी लोग आते हैं 100 में से 99 लोग सखा परिवार का आनंद लेने आते हैं, लेकिन सखा परिवार की पीड़ा को समझने नहीं आते। सखा परिवार किस लिए बनाया गया, समाज को क्या देना चाहता है, उसके लिए नहीं आते। तो खैर, तो ऐसा भी हो जाता था कि भाई खाना नहीं बना रहे, तो भैया खाना बनाने के लिए कुक रखा। ऋषिकेश की बात है, बड़ा अच्छा मजेदार किस्सा है, तो आपको बताता हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, जिसके बाद फुर्सत है देखे, नहीं तो नहीं है तो जाओ तो रील देखो जाके, नचनियों की बहुत सारी पड़ी हुई है। तो और आजकल तो बहुत लोग हैं नचनिया सुंदर सुंदर, है ना, कर देना उनको लाइक। तो कुल मिला के जो है हमने वहां कुक रखा। तो कुक बीच में 2-4 दिन के लिए छुट्टी गया। भाई छुट्टी गया, वो नहीं आया, तो यार फिर वही हलचल मची कि अब कोई आदमी किसी के सहारे हो जाए, फिर वो छुट्टी पे चला जाए, तो फिर हलचल मच जाती है, सारा कुछ जीरो शुरू होता है। तो वही कुक से पूछा कि तू ऐसा क्यों करता है? तो कहता कि वो सर, अब हमें ना हमारा बीवी की दिक्कत, वो हमें सामान हमारा पहले घर में रखा था, 3 महीने का किराया नहीं दिया, उसने सामान रख लिया, बीवी दिक्कत करती, हम कुछ और ज्यादा कमा लें इसके लिए कभी कभी कोई ठेके का काम कर लेते, बड़ी दिक्कतें। तो मैंने पूछा, मैंने बेटा कितना तुम्हारा क्या है ये हिसाब किताब? तो उसने कहा लगभग 30-40 हजार रुपए हैं जो कि हमें देने हैं। तो हमने कहा वो 30-40 हजार हम निपटा दें? तो कहेंगे अरे आप निपटा देंगे, बड़ी महानता होगी आपकी, हम हर महीने आपसे 2-4 हजार रुपए कटवा के साल 2 साल में निपटवा देंगे। मैंने भी सोचा यार ये बच्चों को तकलीफ होती है, इसके 30-40 हजार रुपए दे देते हैं। हमने उसके 30-40 हजार रुपए दे दिए। उसके बाद 2 दिन बाद वो भाग गया। वो भाग गया क्योंकि अब उसे 30-40 हजार रुपए उतारने थे। वो भाग गया। अब ऐसे किस्सों का मेरे पास एक पुलिंदा है, बहुत, मतलब थोड़े बहुत नहीं, मैं बहुत सारे सुना सकता हूँ। एक एग्जाम्पल सुनाया मैंने। तो ऐसी स्थिति जो है होते हुए, तो मुझे लगा कि ऐसे लोगों को संभालने के लिए लोग रखने चाहिए। तो भैया मैंने वो संभालने के लिए रख लिए। वो संभालते थे अच्छे ढंग से, नो डाउट वो उन लोगों को बहुत अच्छे संभाल लेते थे, हम नहीं संभाल पाते थे। फिर धीरे धीरे चाचा चौधरी की एक कहानी याद आती है, वो हो गया हमारे साथ। वो कहानी ये है कि चाचा चौधरी के घर में एक दिन एक चूहा निकल आया एक बिल से। चाचा चौधरी कहने लगे, अरे यार चूहा, यार इससे तो उछल कूद करता रहता। उसकी बीवी जो थी वो बहुत गुस्सा करने लगी। तो चाचा चौधरी चूहे को भगाने के लिए बिल्ली ले आए। चूहा है तो उसके लिए बिल्ली रखनी, तो बिल्ली रखी। जब बिल्ली रखी तो बिल्ली एकदम चूहे के पीछे भागी और चूहा बिल में घुस गया। चाचा चौधरी ने उसके ऊपर पत्थर रख दिया, बोले अब सुकून। लेकिन जो बिल्ली लाए थे वो बिल्ली अब दूध पीने लगी, बिल्ली अब उधर काटने लगी। यार अब क्या करें, अब तो बिल्ली और अब टट्टी कर दे, बिल्ली की टट्टी बदबू बहुत गंदी आती, तो क्या करें? तो चाचा चौधरी कुत्ता ले आए, बिल्ली भाग गई। अब कुत्ते का अपनी दिक्कत। अब कुत्ता तो वैसे भी शहंशाह होता है। आप सुबह देखते हो कितने कुत्ते जो हैं अपने मालिकों को टहला रहे होते हैं पार्कों में। कुत्ता तो मालिकों को टहलाता, तो कुत्ता दिक्कत देने लगा। तो चाचा चौधरी शेर ले आए, कुत्ता भाग गया। लेकिन फिर बीवी जो है कमरे में रहने लगी शेर के डर के मारे। चाचा चौधरी को फिर हैरानी हुई, क्या करें? चाचा चौधरी हाथी ले आए। हाथी ने सूंड से पकड़ के शेर को बाहर फेंक दिया और हाथी अपने घर में उधम मचाने लगा। उधम मचाते मचाते फिर वो पत्थर हट गया, चूहा निकल आया। चूहे को देख के हाथी घबरा गया, भाग गया। फाइनली फिर चूहे का राज था। कहानी कुछ ऐसी ही है। आपने ये भी सुना होगा हमारे चाणक्य के बारे में। चाणक्य कहते थे कि हर आदमी के पीछे एक जो है वो गुप्तचर रखना चाहिए, लेकिन जो गुप्तचर है वो सही सूचना दे रहा है तो उसके लिए उसके ऊपर भी एक गुप्तचर रखना चाहिए। यहाँ तक कि चाणक्य के बारे में कहा जाता है, अतिशयोक्ति है
कि चाणक्य ने अपने ऊपर भी गुप्तचर लगा दिए थे कि मेरे ऊपर भी जासूसी करते रहना, कहीं हम ही किसी दिन गड़बड़ ना हो जाए। तो ये भी अतिशयोक्ति है। तो उसी तरीके से हमने जिनको इस चीज की जिम्मेदारी दी कि भैया ये प्लम्बर को संभालो, क्योंकि वो मैनिपुलेशन करते हैं, तो फिर अब इनके भी कुछ मैनिपुलेशन होने लगे जो कि सखा परिवार के बच्चों के बीच हो रहे थे। अब उनको संभालना था, तो चूहा तो बंद हो गया, अब बिल्ली को संभालो। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें बहुत दिनों से मैं देख रहा था, चल रही थी अपने अपने तरीके से। सब एक दूसरे के मालिक होने का प्रयास कर रहे थे। अच्छे बुरे मैं किसी को नहीं कहूंगा, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूं, मैं ही सबसे बुरा हूं, बाकी सब बहुत अच्छे। जैसे मैंने कहा, मैं तो वैसे शेड्यूल कास्ट है ना, अति पिछड़ा क्षेत्र से आता हूं, तो मैं अति पिछड़ा, बाकी सब होगा, मैं स्वीकार करता हूं, इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। तो इसी व्यवस्था के बीच में सखा परिवार, क्योंकि कोई भी व्यवस्था अगर वास्तव में जगत कल्याण के लिए कुछ देना चाहती है तो उसे जगत से संबंध भी बनाना पड़ेगा। जैसे ओशो जगत में मैं जब तक मैंने ओशो जगत के लिए कार्य किया, मैंने एक चीज डीपली महसूस की कि ओशो सन्यासी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करते, जिसके कारण जो हैं उनके अंदर सारी जो बुराइयां हैं वो यही हैं कि उनके लिए सोसाइटी इज हेल्प, और बस वही आनंदित होना चाहते हैं। उन सबको अपने आंख बंद करके परमात्मा चाहिए, बाकी सोसाइटी और जो अदर हैं वो गए तेल लेने। लेकिन मेरे लिए हमेशा ये रहता था कि जितना मूल्य मेरा है उतना अदर का भी होना चाहिए, और मैं यही एक चीज अच्छी मानता हूं, मैं इसका प्रयास करता हूं। लेकिन इसमें एक चीज खासियत है कि भाई बहुत ज्यादा ऑनेस्टी और ईमानदारी दोनों तरफ से होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो जब आप एक व्यवस्था चलाते हैं, जैसे आप एक फैक्ट्री चलाते हैं, तो फैक्ट्री में एम्प्लॉय रखा जाता है, तो जब एम्प्लॉय रखा जाता है तो उसके कुछ कार्य होते हैं, तो निश्चित ही एम्प्लॉय को आजाद भी छोड़ा जाता है, विश्वास भी किया जाता है एम्प्लॉय के ऊपर, लेकिन साथ साथ निगाह भी रखी जाती है। दोनों काम एक साथ चलते हैं, तब कोई कंपनी चलती है। लेकिन सखा परिवार में ऐसा होता था कि हम यहाँ एम्प्लॉय तो जो रख रहे हैं हम तो विश्वास ही कर लेते थे, हम यहाँ निगाह नहीं रखते थे, निगाह रखने का काम किया नहीं। लेकिन कभी कभी धीरे धीरे ऐसे लगा कि निगाह भी रखनी चाहिए, क्योंकि हम एक कंपनी रन करते हैं, हम एक ट्रस्ट रन करते हैं, हमें उसमें हिसाब किताब देने पड़ते हैं, सरकार को पूरा बताना पड़ता है कि हमने क्या खर्चे कहाँ किए, उसका एक पूरा सिस्टम है। और क्योंकि हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हम उससे वंचित नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमने भाई निगाह रखनी भी शुरू की, भाई हिसाब किताब लेना शुरू किया। तो जहां विश्वास की बात आती हो वहां लोग मुझसे हिसाब किताब क्यों लिया जाता, ये कैसा परिवार है ये, तो भाई ये भी एक झंझट शुरू हो गया। कुल मिला के ये सारी चीजें चलती रही। तो हमने कुछ अच्छा काम सिखाने के लिए, आपने देखा होगा कि भी हमने कुछ दिनों पहले ये सब चीज जारी, बल्कि कल हम मतलब कई महीनों से तैयारी कर रहे थे कि हम एक यहाँ पे चिकित्सा जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा अस्पताल खोलेंगे, और उसके लिए हम बहुत महीनों से लगे थे। और जो भी 10, 15, 20 लाख रुपए के आसपास जो भी और पैसे लग पाए, मतलब वो बिल्डिंग छोड़ दो, केवल इसकी आंतरिक व्यवस्था के लिए जो सब थे वो हमने सब कुछ लगा दिया, इवन बोर्ड तक लग गया है। कल सुबह हमने उसके कार्ड भी एक तरीके से बांट दिए, लोगों के बीच मैसेज कर दिया कि भाई इस तरीके से हम ये शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे इस बात का गहनतम आभास कराने की कोशिश की गई कि अगर वो नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूं। ये मुझे गहनतम आभास कराने की कोशिश की गई कि अगर हम नहीं होंगे तो आपका काम इतना सा भी आगे नहीं बढ़ेगा। और ये बात सीधा सीधा इस बात के लिए इशारा था कि सखा तुम गुलाम बन चुके, और सखा गुलामी के लिए पैदा नहीं हुए, ये लोगों को पता नहीं। सखा गुलामी के लिए नहीं पैदा हुआ, ये हमारा अंदर से भाव है कि हम दुनिया के लिए बढ़िया करें, अच्छा करें, जगत कल्याण करें,
लेकिन अगर जगत कल्याण के आड़े इस बात को लाया जाएगा कि सखा की आत्मा की हत्या कर दी जाए, तो हमें जगत कल्याण भी नहीं करना इस सब। और हम इस चीज को मानते हैं कि वाकई में कहीं ना कहीं बाहरी परिस्थितियों में हम गुलाम बन भी गए, बाहरी परिस्थितियों में। और वो बाहरी परिस्थितियां वही हैं कि काम करना है तो एक सिस्टम होता है, डॉक्टर्स होते हैं, एक पूरी टीम होती है, एक मैनेजमेंट होता है, एक व्यवस्था होती है, प्रचार प्रसार होता है, प्रिंटिंग का काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है। ये सब होते हैं ना, तो उसके लिए तो लोग ही लगेंगे। अब सखा जी हर जगह तो सब करेंगे नहीं, और उसमें हम कहीं ना कहीं गुलाम तो हो गए थे। हम इसको स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन का जितना अच्छा काम वो कर पाते हम नहीं कर पाते। हम मैनिपुलेशन में पहले कह चुके हैं, हमें माफ करो, हमें नहीं आता। लेकिन जब मेरे साथ ही मैनिपुलेशन शुरू हो गया और मुझे इस बात का एहसास करा दिया गया कि आप मेरे गुलाम हो, अगर हम नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, और ये बात हमें दिख भी गई, तो हमारे पास अब एक ही चीज बची थी कि सबसे पहले अपनी आत्मा बचाई जाए। क्योंकि लोग शरीर बचाने पे जोर देते हैं, मैं आत्मा बचाने पे देता हूं, क्योंकि शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं है तो शरीर भी किसी काम का नहीं। और मेरे आत्मा बचाने के अपने ढंग हैं, हमेशा से, सदा से। आप सबको पता है मेरे पास एक ही चीज है, और वो है गिव अप। तो मैंने एक चीज से गिव अप कर लिया, और यही सूचना आज की मेन सूचना है, और इसको देने हम आए कि अब हम जो कि अपने पिता के महापरिनिर्वाण दिवस, जो कि 14 जून को मनाया जाता था, पिताजी के क्योंकि चाहते थी, सोचा था कि चलो पिताजी के नाम पे कुछ कर दें, तो जो हम 14 तारीख को अस्पताल की ओपनिंग करने जा रहे थे, जिसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण थी, एक भी चीज कमी नहीं थी, उस चीज को अब हमने पोस्टपोन किया, कैंसिल नहीं किया, पोस्टपोन किया, और पोस्टपोन कर दिया है। अब ये 14 तारीख को हम इसका आरंभ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कल घटना घटी है। हमने निर्णय लिया, बहुत समय लगा, सगा परिवार के सारे बच्चों के साथ बैठ के, तो आज हमने निर्णय लिया कि अब हम धीरे धीरे जिन कामों को मैनिपुलेशन के साथ किया जाता था, उन्हीं कामों को अब हम बिना मैनिपुलेशन के कर सकें, और वही काम भी कर सकें, इसकी हमें ट्रिक निकालनी पड़ेगी। ये हमारे सखा परिवार के लिए सर्वाइवल में एक बहुत बड़ी इस समय चीज है कि जो करनी पड़ेगी। तो आज से ही वो, जैसे कि जब कोरोना हुआ था तो दुनिया घरों में कैद हो गई थी, और हमारा सखा परिवार ऋषिकेश में हमने इस तरीके से मैनेज किया था कि चूल्हे पे रोटी बन रही थी और हम नाच भी रहे थे, कूद भी रहे थे, 50 लोग बड़े से रह रहे थे, क्वारंटीन भी थे और सब कुछ थे, और मजे से। तो अब हमें ऐसा कुछ खोजना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि अब हम ये मैनिपुलेशन जो है वो हमें ना करना पड़े, और प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन और ये सब चीजें जो हैं वो भी हम अपने कर सकें, डॉक्टर्स कुछ कर सकें, कुछ ऐसे लोग कर सकें जो सखा परिवार में का हिस्सा हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बनिए को ही थकान आती है कर्मों से, किसी डॉक्टर को भी ऐसा थकान आ सकती है कि अब हमें एक सखा परिवार जैसी व्यवस्था जीनी है। किसी इलेक्ट्रीशियन को भी एक विचार आ सकता है कि यार बहुत हुआ, हमें एक सखा परिवार जैसी व्यवस्था जीनी है। तो एक तरफ तो मैं ये घोषणा करता हूं कि अब 14 फरवरी जो तारीख को हम करने जा रहे थे, ये अब हम नहीं कर रहे हैं, ना कोई भंडारा, ना कोई हवन, ना कोई और चीज। हम बस उस दिन अपने पिताजी को याद करके थोड़ी सी गालियां दे लेंगे, भाई तुमने बहुत बुरा दिल दिया हमें, ऐसा तुमने हमें संस्कार क्यों दिए कि हमारी फटी जा रही। तो हम ये सब बातें कर लेंगे अपने पिताजी से। थोड़ा सा वो लोग जो अच्छा पसंद करते थे खाने पीने का, हमारे पिताजी को कचौड़ी पूड़ी पसंद थी, वो हम बनाएंगे, सखा परिवार खाएगा, और जिन पे निमंत्रण चला गया अगर वो आ जाएंगे तो वो भी खाएंगे, है ना। और ऐसा नहीं है कि हम अपने पिता का वो श्राद्ध नहीं मनाएंगे, हम वो मनाएंगे, हम थोड़ा दूसरे ढंग से करेंगे, मौज से करेंगे। लेकिन अब हम मैनिपुलेशन वाली किसी भी चीज को उसमें शामिल नहीं करेंगे। और मैं ये भी कह रहा हूँ आपके सामने यहाँ कि अगर यहाँ सखा परिवार में इस समय जो उपस्थित लोग हैं, जो कि यहाँ सारे बच्चे बैठे हमारे पास, इनमें से किसी को भी लगता हो कि नहीं मैनिपुलेशन से ही जीवन चलाना है, तो मैं आज उसे मुक्त करता हूँ, वो चाहे सखा परिवार छोड़ के आज ही जा सकता है।
मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वाकई में जो जगत है वो मैनिपुलेशन से ही चलता है, रिश्ते नाते सब धोखे से ही चलते हैं। पत्नियां पति को प्रेम करती हैं, टूथपेस्ट अलग रखती हैं, पासवर्ड अपना अलग रखती हैं, बैंक अकाउंट अलग रखती हैं, छुपा हुआ सब अलग है। पति भी ऐसा करते हैं, सब कुछ छुपा ही छुपा चल रहा है खेल दुनिया में। इसी को तो मैनिपुलेशन कहते हैं। थोड़ा यार हम नहीं चला सकते भाई। हमारे तो देखो, हमारे और दिव्या के संबंध क्यों अच्छे हैं? क्योंकि हमारे दिव्या के बैंक बैलेंस अलग नहीं है, हमारे और दिव्या के फोन के पासवर्ड हम दोनों को पता है। हम भाई ऐसा तो नहीं अब लोग का हमें भी दे दो सका जी अपना पासवर्ड, नहीं देता भैया, तुम्हारे साथ हमारा अभी नाता नहीं बना, बन जाएगा दे देंगे। लेकिन जिसके साथ बन गया उसे हमने दे दिए। अगर हम माँ की बात करें, आज मेरी माँ जिंदा तो मैं माँ को अपना मोबाइल दे सकता हूँ देखने के लिए, चाहे वो देख ले कि किस लड़की से मैं कैसा अश्लील बातें कर रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि जिससे मैं जुड़ा, जिससे मैं मान लिया अपना, वो मेरा पूरा जीवन देख सकता है। तो हम इस समय 4 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में ऐसे हैं कि जिनके पास, सबके पास पासवर्ड, सबके मोबाइल का एक ही पासवर्ड है। हम सब किसी का भी मोबाइल उठा लेते हैं, खोल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। हम लोगों के टूथब्रश भी अलग नहीं है, हम लोग एक दूसरे के मुंह में उंगली डाल के जो है वो ब्रश कर देते हैं, जला देते। ऐसा करते नहीं, लेकिन बता रहे हम ऐसा भी कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कोई दूरी नहीं बनाई, और हम ये चाहते हैं सखा परिवार के सभी सदस्य इस तरीके के विश्वास जीतें कि फिर वो पासवर्ड जैसी व्यवस्थाएं ना हो कि तुम्हारे पासवर्ड अलग, मेरे पासवर्ड अलग। सच्चे प्रेम की तलाश करनी हो तो कम से कम अपने पासवर्ड देने की हिम्मत भी करनी चाहिए। तो ये सब चीजें जरूरी। कुल मिला के बात ये है कि मैं एक सर्वाइवल के लिए एक नए प्रयासों की तरफ बढ़ूंगा, और ये वादा करता हूं कि अपनी आत्मा की रक्षा करते हुए बढ़ूंगा। वो मेरा प्रथम चीज। तोताराम का घर छोड़ के जब निकला था तो इसलिए नहीं निकला था कि अपनी आत्मा बेचूंगा। सखा परिवार जब खड़ा किया था इसलिए नहीं खड़ा किया था कि अपनी आत्मा बेचूंगा। क्योंकि सखा परिवार अगर पूरा मैं अपने ढंग से चला सकता हूँ तो आप सब जान सकते हैं कि सखा परिवार के बगैर तो मेरा जीवन कितना ज्यादा अय्याशी से भरा, मौत से भरा मैं जी सकता हूँ। लेकिन नहीं, मेरा वो उद्देश्य नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे इसका उद्देश्य तो बहुत बड़ा है, रोल्स रॉयल वाला। तो भाई क्या बुरी बात है, होना क्यों नहीं चाहिए। मेहनत करो पाओ, तुम मेहनत करो तुम पाओ, हमने कोई मना किया तुम्हें? भाई जिसके हिस्से में जो है वो ले जाए, मेहनत करो। हम मेहनत कर रहे हैं। आपको ये बड़ा चालाक आदमी, यस आई एम। अगर चालाक नहीं होता तो आज तो मैं फटी वैसे बैठा था, भैया तुम छोड़ के मत जाओ, नहीं तो यार हमारा कैसे व्यवस्था चलेगी। फिर मैं ऐसा वाला होता। मैं वो नहीं। आग लगा दूंगा हर चीज को, हर चीज तबाह करने को तैयार बैठा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पाने नहीं लुटाने आया हूं। हाँ, इसमें कुछ लोग हमें मिल जाते हैं जो लुटने को तैयार होते हैं, उसी को तो व्यवसाय कहा जाता है। लेकिन गिव एंड टेक है व्यवसाय। मैं इस संसार में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का सम्मान करता हूँ सामाजिक व्यवस्थाओं में, तो मैं कानून का सम्मान करता हूँ, क्योंकि कानून व्यक्तिवादी होता है। कानून में मैनिपुलेशन नहीं होता। मैं इसलिए कानून का बहुत सम्मान करता हूँ। और इस गैर सामाजिक जीवन में मेरे सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो ये है कि मैंने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। गैर कानूनी काम कतई नहीं किया, या कुछ किया तो ट्रिकों से किया, जैसे कि टैक्स बचाना। मोदी जी सुनो, है ना, ईडी जांच बैठाओ, लेकिन सब मैंने ऑनेस्टी से किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो कुल मिला के बात यह है कि मैं सब कुछ बिल्कुल लीगल ढंग से चीजें करता हूँ, पहली चीज। और दूसरी चीज, मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छी लगती है एक दुनिया में और चीज है, और वो है व्यवसाय। व्यवसाय बहुत मानववादी होता है। कोई भी अपने ग्राहक से नहीं पूछता तुम्हारी जात क्या है। और व्यवसाय ऐसे कभी नहीं अच्छा हो सकता कि एक व्यवसाय एक व्यक्ति को फायदा और दूसरे को ना हो। व्यवसाय तभी अच्छा हो सकता है जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं, उसके वो आपको कुछ दे रहा है। जैसे कोई मेरे पास बीमार आया, मैं उसे ठीक कर रहा हूँ और वो उसके बदले मुझे धन दे रहा, तो मुझे, मैं अपने धन से यहाँ गुलाब के फूल लगा रहा हूँ और वो अपने जीवन में स्वस्थ होने के बाद अपने जीवन को थोड़ा अच्छा जी पा रहा। दोनों को मिलना चाहिए, गिव एंड टेक है। तो मैं दो चीजें बहुत अच्छी मानता हूं, और इन्हीं चीजों को अगर सही ढंग से पालन किया जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन इन चीजों के लिए जो टूल्स लगते हैं, उन टूल्सों के संबंध में आज मैं एक चीज कहता हूं। यदि आप इलेक्ट्रीशियंस हैं, यदि आप
कोई ऐसा कार्य जानते हैं, माली का, खेती का, कोई ऐसी चीज जो आप टैलेंट रखते हैं, जो सखा परिवार में, या फिर कोई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेदा के हैं, डिप्लोमा होल्डर है, सब कुछ उनके पास है, लीगलिटीज हैं, तो ऐसे व्यक्ति सखा परिवार के साथ अगर अपनी आत्मा की ग्रोथ चाहते हैं, सैलरी पे नहीं रखूंगा, ये सैलरी बहुत बुरी चीज है, बहुत बहुत तरीके के आदमी को गड़बड़े कराती है। तो आप अपने जीवन को दांव पे लगा के अगर समाज के लिए जीना और सखा परिवार के साथ जीना और चलना चाहते हैं, ये टैलेंट है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और उस संपर्क के बाद आपका हम टेस्ट लेंगे, आपकी कुछ बातें समझेंगे, अगर हमें योग्य लगेगा तो फिर आपसे एक एफिडेविट भरवा के नियमों के तहत, सरकारी और सामाजिक नियमों के तहत आपको यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। और जब तक मैं इस योग्यता को निर्मित नहीं कर लेता कि ये अस्पताल या ये चीजें हम किस ढंग से बिल्कुल ईमानदारी से चला पाए, तब तक के लिए ये पोस्टपोन रहेगा, और तब तक के लिए ये जो जगह है, ये पूरा सखा परिवार अपने मजे से जिएगा, यहाँ पे अपने आनंद को बढ़ाएगा और साथ साथ तैयारी करेगा कि किस ढंग से आगे हमें नए तरीके से अपने जीवन को सरवाइव करना है। हर व्यक्ति का अपना जीवन जीने का हक है। जो व्यक्ति मैनिपुलेशन के तहत जीवन को जीते हैं, मुझे उनसे ऐतराज नहीं है, लेकिन हर एक अपना वर्ग होता है, हर एक का अपना दायरा होता है। सखा परिवार को मैंने इसलिए नहीं ईजाद किया कि यहाँ राजनीतियां चलें, सखा परिवार को मैंने ईजाद किया कि यहाँ पे सीधे सच्चे लोग रहें जो अपने दिल की बात कह सकें, अगर उनकी कोई दिक्कत हो तो मैं अपनी समस्या से सॉल्व कर सकूं, सहयोग कर सकूं। तो ये सखा परिवार का मेन कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट किसी भी राजनीति के तहत बाधित होता है तो ऐसे किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, किसी ऐसे विचार को, किसी ऐसे कार्य को मैं सखा परिवार के अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। जब तक मैं हूं, रक्षा करना मेरा काम है, और अपने मरने से पहले मैं ये सिखा के भी जाना चाहता हूं कि किस तरीके के सखा परिवार के लोग इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। और सखा परिवार की सारी जो भी संपत्ति, जो भी चीजें सखा परिवार ने इकट्ठी की हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, वो सखा परिवार के बच्चों की ही हैं। मेरे मरने के बाद भी उन्हीं को अवसर दिया जाएगा। हाँ, अगर कोई योग्य पात्र नहीं खड़ा होता है, नहीं मिलता है, तो वो अलग बात है कि मेरे मरने के बाद कौन महाभारत करके कितना कितना अपने हिस्से में ले लेता है, वो करता रहे और समाज निभाता रहे। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मैं तो विवाद का भी एक विषय छोड़ जाऊंगा। सरलता से जी लो या महाभारत करके जी लो, मेरा सरलता पहला कदम है, और महाभारत मेरी जिंदगी का ये है कि एक झूठे जगत के बीच हमें सच्चे होकर जीना है। यही मेरी महाभारत है, और इसी के लिए कल से फिर नया कुरुक्षेत्र रचेगा जिसमें मैं अपने जीवन को जीऊंगा। प्रणाम।